दोस्तों आज की कहानी शुरू करूं, उस कहानी को शुरू करने से पहले महज मैं आप लोगों से इतना ही कहूँगा कि कोई व्यक्ति अगर चोरी करता है तो उसके पास में चोरी करने के पीछे कुछ रीज़न्स होते हैं। पहला रीज़न उसके पास में ये हो सकता है कि वो पैसों के लिए उसके घर में, उसके परिवार में तंगी है, तो पैसों की ज़रूरत के लिए वो लोग चोरी करते हैं। एक वो व्यक्ति हो सकता है जिसके पास में पैसा तो बहुत है, लेकिन अपने शौक़ और सारी चीज़ें पूरा करने के लिए उसे घर परिवार से पैसे नहीं मिलते, तो उस घर का जो कोई बेटा होता है वो चोरी करता है। फिर ये रीज़न हो सकता है कुछ लोग अपने शौक़, कुछ लोग अपने वर्चस्व के लिए चोरी करते हैं। अच्छा, कुछ लोग ऐसे भी होते हैं जो चोरी महज इस वजह से कर देते हैं कि उन्होंने कोई चीज़ देखी और देखने के बाद में उनका दिमाग ख़राब हो गया, उनको लगा कि ये तो बहुत ज़्यादा बेनिफिशियल है, इसलिए इसको चुरा लेते हैं। वो लोग न पेशेवर चोर होते हैं, ना उनके पीछे चोरी करने का कोई रीज़न होता है, लेकिन उसके बावजूद भी वो लोग चोरी कर लेते हैं। लेकिन दोस्तों, क्या हो अगर कोई व्यक्ति सिर्फ और सिर्फ इसलिए चोरी करे कि वो ये देखना चाहे कि चोरी करने के बाद में किस तरीके की फीलिंग आती है, यानी चोरी करने का एक्सपीरियंस कैसा रहता है। और आज की जो कहानी मैं आप लोग को सुनाऊंगा, इस कहानी के अंदर भी सेम कुछ ऐसा ही होता है। दोस्तों, रोज़ रोज़ एक तरीके की कहानी आप लोग को सुनाता हूँ, वही क्राइम, वही मर्डर, वही अवैध संबंध, तो सोचा कि आज कुछ डिफरेंट कहानी सुनाना चाहिए। बात करें दोस्तों आज की इस कहानी की, तो आज की इस कहानी की शुरुआत होती है फरीदाबाद से, और फरीदाबाद में ही एक कंपनी है, संजना टूल्स कंपनी। अच्छा, ये जो संजना टूल्स कंपनी है, जैसा इसका नाम है वैसा ही इसके अंदर काम होता है। चाहे कुछ लोहे के पाइप हों, चाहे कॉपर एल्युमिनियम हो, चाहे कुछ लोहे के जो रिंच पाने होते हैं वो हों, या फिर कुछ और सामान, यानी जितना भी टूल्स होता है लोहे से रिलेटेड, वो इस कंपनी के अंदर बिका करता था, बना करता था। बात कर रहा हूँ मैं 21 जून साल 2023 की। दरअसल ये जो कंपनी है, इस कंपनी के जो मालिक हैं वो डेली की तरह अपनी कंपनी में अपना कामकाज देखने के लिए आते हैं। उसके बाद में कामकाज देखते हैं, शाम को चले जाते हैं। इस तरीके का जो रोटेशन था वो सालों से ऐसे ही चल रहा था। सारी ही चीज़ें ठीक चल रही थी, वर्कर भी अपना अच्छा काम कर रहे थे, जो मालिक था वो भी बेचारा आता, सुबह को शाम को चले जाता। लेकिन 21 जून साल 2023 को जो कंपनी के मालिक होते हैं वो भी आते। बाकी के जितने वर्कर्स थे वो सारे के सारे वर्कर्स अपना काम करते हैं। शाम होती है, शाम होने के बाद में जितने भी वर्कर्स जो जाना थे वो चले जाते हैं। अच्छा, जो कंपनी के मालिक थे वो भी सोचते हैं कि चलो ठीक है, थोड़ा सा बिल बना लूँ, उसके बाद निकल जाऊँगा। अब ये बेचारे बिल वगैरह बना रहे होते हैं कि उसी बीच में 4 नकाबपोश लोग जो होते हैं वो इस कंपनी के अंदर आते हैं। अब जैसे ही ये लोग इस कंपनी के अंदर आते हैं तो जो कंपनी के मालिक होते हैं वो पूछना चाहते हैं कि भैया आपको क्या चाहिए। लेकिन ये बेचारे कुछ पूछ पाते, कुछ समझ पाते, उससे पहले ही वो चारों लोग इस कंपनी के मालिक के ऊपर हमला कर देते हैं। पहले तो इसकी बड़ी ही बेरहमी के साथ में पिटाई करते हैं, उसके बाद में इसे कुर्सी पर बांध देते हैं। अब उसके बाद में लूटपाट शुरू होती है। लूटपाट शुरू होती है, जितना भी कैश था वो सारा का सारा कैश चुरा लिया जाता है। अब कैश चुरा लिया तो उसके बाद में क्या चुराए, तो उसके बाद में एल्युमिनियम के जो कॉपर के कुछ वायर रखे हुए थे, उसके जो बंडल्स थे उसमें से 2 बंडल्स चुरा लिए जाते हैं, बाकी कुछ और सामान भी। साथ के साथ जो कंपनी के मालिक की स्कूटी होती है, उस स्कूटी को भी वो अपने साथ लेकर जा रहे होते हैं। कि इसी बीच में उन्हीं चोरों में से एक व्यक्ति की नज़र जो होती है वो सीसीटीवी कैमरा के अंदर पड़ती है। अब सीसीटीवी कैमरा को वो देखता है तो घबरा जाता है। वो सोचता है कि अगर सीसीटीवी कैमरा ऐसा ही रहा तो हम लोग पकड़े जाएंगे। लिहाजा फिर वो चारों उस स्कूटी से उतरते हैं। उसके बाद में वो जो कैमरा था, सीसीटीवी कैमरा, उसका डीवीआर निकालते हैं और जो डीवीआर था उसको अपने साथ ही ले जाते हैं। अब इस कंपनी के अंदर जो इस कंपनी का मालिक है वो बेचारा कुर्सी पर बंधा हुआ है। चोरी इस कंपनी के अंदर हो चुकी है, वर्कर जा चुके हैं। अब बेचारा मालिक अपने आप को बचाने की गुहार लगाता है, जैसे तैसे कर कोई इसकी गुहार सुनता है। उसके बाद में लोग आते हैं, इसको उस कुर्सी पर से खोला जाता है और उसके बाद में इस पूरे इंसिडेंट की जो खबर होती है ये सीधा सीधा पुलिस थाने में दी जाती है। अब जब इस बात की खबर जो थी वो जब पुलिस को दी जाती है तो पुलिस बड़ा अचरज में पड़ जाती है कि शाम का वक्त है और ऐसे ही दिन दहाड़े किसी की दुकान में, किसी की कंपनी में कुछ लोग घुसते हैं, उसके बाद में चोरी डकैती कर देते हैं। लिहाजा पुलिस की जो टीम होती है तुरंत घटनास्थल पर पहुंच जाती है और वहां पे जाने के बाद में जो दुकान का मालिक था, जो इस कंपनी का मालिक था, उससे पूछताछ की जाती है। तो जो कंपनी का मालिक था वो बताता है कि साहब, मेरा मोबाइल फ़ोन, मेरी स्कूटी, साथ के साथ मेरे गले से जो कैश था वो सारा कैश, और उसके बाद में 2 एल्युमिनियम के बंडल, ये सारे लोग वो चुरा कर ले गए। अब जैसे ही ये बात पुलिस वाले सुनते हैं तो पुलिस वाले एक राहत की सांस लेते हैं कि चलो ठीक है, मोबाइल फ़ोन और स्कूटी वगैरह लेके गए तो इसी के आधार पे हम लोग उन डाकुओं को, उन बदमाशों को पकड़ लेंगे। लिहाजा उसके बाद में जो मोबाइल था उसकी उसकी लास्ट लोकेशन यानी उसको सर्विलांस पे लगाया जाता है।
और जब मोबाइल को सर्विलांस पे लगाया जाता है तो आखिरकार पुलिस वालों को एक लोकेशन मिलती है जहाँ पर वो मोबाइल मौजूद था। लिहाजा पुलिस की जो टीम थी उस जगह पर जाकर दबिश डालती है। मोबाइल फ़ोन मिलता है तो पता ये चलता है कि मोबाइल फ़ोन यहाँ पर उन लोगों के द्वारा फेंक दिया गया था, क्योंकि ना तो इन लोगों ने उस मोबाइल को इस्तेमाल किया था और ना किसी के साथ बेचा था और ना उन्होंने अपने साथ में रखा था। यानी मोबाइल फ़ोन उन्होंने रास्ते में ही कहीं फेंक दिया था। अब पुलिस वालों को समझ नहीं आ रहा है कि भाई अब क्या करें। मोबाइल फ़ोन तो वो लोग फेंक के निकल गए थे, बड़े शातिर थे, बड़े चतुर थे। लिहाजा उसके बाद में पुलिस वाले जो होते हैं वो स्कूटी को आधार बनाते हैं। स्कूटी को आधार बनाने के बाद में अब छानबीन शुरू करते हैं, पता करते हैं कि स्कूटी किस टोल नाके से निकली है, किधर होके गई है, कितने समय गई है। इधर इस पूरे घटना क्रम में जो समय होता है वो समय लगातार बीतने लगता है। समय बीतता है, 1-2 दिन गुजर जाते हैं। धीरे धीरे इस पूरे इंसिडेंट को लगभग 5 दिन का समय गुजर चुका था और इन 5 दिनों तक जो चोर लोग थे वो पुलिस की हवस में ही नहीं आए थे। अब धीरे धीरे जब ये मामला सुलझ नहीं रहा है, मामला मीडिया की तरफ भी पहुंच चुका है। लगातार पुलिस के ऊपर ये प्रेशर बन रहा है कि जो डकैत थे वो दिन दहाड़े चोरी करके गए और अभी तक पुलिस की गिरफ्त में आए नहीं है। ऐसे में आम आदमी सुरक्षित नहीं है। यानी एक तरीके से जो पुलिस होती है उसकी भी भद्द पिटने लगती है। इधर मामला लगातार गुजर रहा है, पुलिस इस केस का पर्दाफाश कर नहीं पा रही है। लिहाजा उसके बाद में इस पूरे केस को अब क्राइम ब्रांच को सौंप दिया जाता है। अब जैसे ही ये केस जो था वो क्राइम ब्रांच के पास जाता है, अब क्राइम ब्रांच इस पूरे केस को अपने एक तरीके से हाथ में लेती है और इस पूरे केस के अंदर तफ्तीश करना शुरू कर देती है। धीरे धीरे वक्त गुजरता है, वक्त गुजरने के साथ साथ जो क्राइम ब्रांच है वो अपनी तफ्तीश कर रही है। इसी बीच में पुलिस को 3 लोगों का नाम पता चलता है। दरअसल ये 3 लोग, एक का नाम था शैलेंद्र, एक का नाम था कृष्णा और एक का नाम था इरशाद। लिहाजा पुलिस इन तीनों की लोकेशन पे पहुंचती है, वहां से इन तीनों को उठाती है। उठाने के बाद में पुलिस थाने लेके आती है। पुलिस थाने लाने के बाद में इन तीनों से पूछताछ करती है। तो जो कृष्णा था ये भी पहले से कई 1-2 लूट कर चुका था। जो शैलेंद्र था इसने भी कई सारी लूट की वारदातों को अंजाम दिया था, यानी ये दोनों प्रोफेशनल लुटेरे थे। लेकिन जो तीसरा व्यक्ति था इरशाद, इससे पुलिस पूछती है कि अच्छा ये बताओ कि तुम कैसे इस लूट में शामिल हुए। तो जो इरशाद उर्फ सनी होता है ये कहता है कि साहब मेरा इस लूट में कोई भी इंटरेस्ट नहीं था और ना मैंने लूट के एक भी रकम इन दोनों से ली है। मैंने एक भी पैसा लूट का अपने पास नहीं रखा है। अब ये बात जब पुलिस वाले सुनते हैं तो बड़ा अचरज में फील होता है उनको कि ये क्या बात है भाई, एक व्यक्ति जिसे ना पैसे में इंटरेस्ट है ना लूट में इंटरेस्ट है तो वो भला क्यों इस लूट में शामिल होगा। लिहाजा फिर पुलिस वाले इससे यही सवाल करते हैं कि बताओ ऐसा क्यों है, अगर तुम्हें पैसा भी नहीं चाहिए, लूट भी नहीं करनी थी तो फिर तुम इसमें शामिल ही क्यों हुए। तो उसके बाद में जो इरशाद जो कहानी सुनाता है उस कहानी को सुनने के बाद में पुलिस वाले भी अचरज में पड़ जाते हैं और पुलिस वालों को तो समझ में नहीं आता है कि आखिरकार वो क्या सुन रहे हैं। दरअसल जो इरशाद होता है ये पुलिस को बताता है कि ये रोहतक का रहने वाला है और रोहतक के अंदर एक कॉलोनी लगती है, एकता बिहार कॉलोनी। उसी कॉलोनी के अंदर एक घर के अंदर ये पैदा हुआ। घर भी ठीक ठाक था, अच्छा कारोबार था। लेकिन ये जो व्यक्ति इरशाद था इसका बचपन से ही ये शौक़ था कि ये बड़ा होकर एक बड़ा फिल्म राइटर बने, यानी बड़ी बड़ी फिल्में ये लिखे। हालांकि लोग हीरो बनना चाहते हैं, लोग विलन बनना चाहते हैं, लोग डायरेक्टर बनना चाहते हैं, लेकिन जो इरशाद था ये राइटर बनना चाहता था। हालांकि इसके परिवार वालों का ये मानना था कि इरशाद परिवार के काम को संभाले, परिवार का जो बिज़नेस है उस बिज़नेस को संभाले, लेकिन जो इरशाद था उसका अलग ही सपना था। अब इरशाद को राइटर बनना था तो इसके लिए वो अलग अलग तरीके की कहानियाँ लिखा करता। कभी वो मर्डर की कहानी पे लिखता तो कभी वो क्राइम की कहानी लिखता, कभी किसी चीज़ की कहानी लिखता, कभी किसी मुजरिम से बात कर लेता, कभी किसी पुलिस वालों से बात कर लेता। इसी तरीके से कहानी लिखता रहता है। लेकिन फिर इसके जहन में आता है कि वो असल लूट पर कहानी लिखना चाहता है, लेकिन असल लूट पे कहानी लिखे तो लिखे कैसे। इसलिए अलग अलग लोगों से बात करता है, जो लोग लूट किया करते थे उनसे बात करता है, लेकिन किसी के भी बताने से वो चीज़ इस इरशाद को नहीं मिल पा रही थी जो ये अपनी स्क्रिप्ट के अंदर चाह रहा था। लिहाजा अब ये सोचता है कि ऐसे तो सारी चीज़ें होंगी नहीं। उसके बाद में तलाश करता है। जब तलाश करता है तो उसे कृष्णा मिलता है जो कि हाथरस का रहने वाला था। उसके बाद में एक और लड़का मिलता है जिसका नाम शैलेंद्र होता है जो कि गोरखपुर का रहने वाला था। एक और मिलता है जिसका नाम सौरभ होता है जो पता नहीं कहाँ का रहने वाला था। लिहाजा उसके बाद में इन तीनों से बात करता है। ये तीनों कहते हैं कि हम अलग अलग मामलों में जेल जा चुके हैं। इरशाद पूछता है किन मामलों में गए, तो ये लोग बताते हैं कि चोरी के मामलों में। अब इरशाद को लग जाता है कि ये तीनों ही उसे उसकी मंजिल तक पहुंचाएंगे, इसलिए अब ये इरशाद इन तीनों से कहता है कि तुम लोग मुझे अपनी गैंग में शामिल कर लो, लेकिन मुझे कभी भी लूटे हुए किसी भी पैसे में से कोई भी हिस्सा नहीं चाहिए। अब एक ऐसा व्यक्ति जो लूट तो करेगा लेकिन पैसे में कोई हिस्सा लेगा नहीं,
तो भला ऐसे साथी को कौन छोड़ना चाहेगा। उसके बाद में ये तीनों लोग इरशाद को अपनी टीम में शामिल कर लेते हैं। अब उसके बाद में प्लानिंग करते हैं कि भैया लूट की जाए, लेकिन लूट की जाए तो कहाँ की जाए। अब इसी पे सोचते रहते हैं, इसी पे प्लानिंग करते रहते हैं। इसी बीच में जो कृष्णा होता है वो कहता है कि जब लास्ट बार वो जेल गया था तो उस समय वो जो संजना टूल्स कंपनी है उसी कंपनी में नौकरी कर रहा था, और उसे बहुत अच्छे से पता है कि मालिक कब आता है कब जाता है, पैसे कहाँ रखे हैं, बाकी का सामान कहाँ रखा है, सिक्योरिटी सिस्टम कैसा है, सीसीटीवी कैमरास कहाँ पे लगे हुए हैं। इसलिए बेहतर यही होगा कि हम लोग संजना टूल्स कंपनी को ही लूटें। अब लूटना है तो किस डेट में लूटना है, इसके लिए तारीख चुनी जाती है 21 जून साल 2023। और इसी 21 जून साल 2023 को जब कंपनी का मालिक शाम के वक्त हिसाब किताब बना रहा होता है, उसी समय ये चारों लोग इंटर करते हैं, उस कंपनी के अंदर लूट करते हैं, मालिक को मारते हैं, उसको कुर्सी पर बांधते हैं। और जितनी भी चीज़ें हो रही थी इरशाद एक एक चीज़ को पॉइंट टू पॉइंट नोटिस कर रहा था। यानी अगर मालिक की पिटाई लगाई जा रही है तो वो किस तरीके से रिएक्ट कर रहा है वो भी वो नोट कर रहा था, चोरी की जा रही है तो दिल में कैसी फीलिंग आ रही है वो भी वो नोट कर रहा था, ताकि वो अपनी फिल्म को अच्छे शब्दों में उतार सके। बहरहाल दोस्तों, पुलिस ने जब अरेस्ट किया तो पुलिस के जहन में सिर्फ और सिर्फ एक ही सवाल रहा होगा कि अगर तू लूट की कहानी लिख रहा है तो क्या लूट खुद करेगा, और अगर क्या मर्डर की कहानी लिखेगा तो क्या मर्डर खुद करेगा, रेप की कहानी लिखेगा तो क्या रेप खुद करेगा। बहरहाल ये अपनी फिल्म लिख पाता उससे पहले ही इसकी फिल्म बन जाती है, और उसके बाद में अभी अपनी आगे की जो पिक्चर है वो जेल के अंदर लिखेगा। आप लोग इस तरीके की कहानी को क्या सोचते हैं, क्या कहना चाहते हैं, समाज के अंदर किस किस तरीके के लोग हैं, किस किस तरीके के उनके शौक़ हैं, किस किस तरीके का वो काम करते हैं, कमेंट्स करके ज़रूर से ज़रूर बताइएगा। बाकी दोस्तों, कल के दिन आप लोग के कुछ बेहतरीन से कमेंट्स भी हैं, वक्त होता है कि आप लोग के कमेंट्स पढ़ लिए जाएं। सो दोस्तों, कल के दिन जो कमेंट्स हैं इसमें शरियन शर्मा लिखते हैं, आपके चैनल के लिए भगवान से प्रार्थना करता हूँ भाई। तो शरियन शर्मा जी मेरे भाई आपका शुक्रिया। विनोद उपाध्याय लिखते हैं बहुत ही अच्छी कहानी है मलिक भाई, हमेशा की तरह गुड जॉब। तो मेरे भाई शुक्रिया आपका। मोहम्मद रियाज लिखते हैं सुपर स्टोरी है सर जी, थैंक यू जी। तो मोहम्मद रियाज जी शुक्रिया आपका। दिनेश कुमार लिखते हैं नमस्कार मलिक भाई साहब, बहुत बढ़िया कहानी है। तो दिनेश कुमार जी मेरे भाई शुक्रिया। एमडी जमाल लिखते हैं सो नाइस स्टोरी शाबिज भाई, और आपकी वॉइस में कहानी सुनाने में कुछ अलग ही फीलिंग आती है, तो बहुत शुक्रिया मेरे भाई। सचिन चौधरी जी प्यारा सा कमेंट्स करते हैं, बहुत बहुत शुक्रिया। सोहनलाल सेतिया है लिखते हैं गुड स्टोरी भाई, तो सोहनलाल सेतिया जी मेरे भाई शुक्रिया आपका। शाकिब फरहान जी कमेंट्स करते हैं, अंसारी सुहेल जी कमेंट्स करते हैं, शुक्रिया मेरे भाई। मंदी वर्मा की पत्नी प्रादीप वर्मा जी कमेंट्स करती हैं, जलंधर पंजाब से शुक्रिया आपका। खान अकील जी प्यारा सा कमेंट्स करते हैं। सुरेंद्र शर्मा लिखते हैं नमस्कार मलिक भाई साहब, बहुत बढ़िया कहानी है, विजयनगर राजस्थान से सुनते हैं, शुक्रिया। राधेश्याम शर्मा है लिखते हैं सिरसी जयपुर राजस्थान से सुनता हूँ, आपका वीडियो देर से आया, सुबह देख रहा हूँ और कहानी सुनाने का अंदाज़ अच्छा है, आपका वीडियो ज़रूर देखता हूँ। हाँ, कल वीडियो 10 बजे के आसपास आया था। सुल्त्यागी जी कमेंट्स करते हैं, दिनेश कुमार जी कमेंट्स करते हैं, मीना जी नमस्ते लिखती हैं, सोहनलाल सेतिया जी कमेंट्स करते हैं, अलबफ़ा जी, फरजाना सिद्दीकी जी लिखती हैं आज की स्टोरी में इंसान अपनी नीयत साफ़ रखना चाहिए, शुक्रिया। मीना जी हैं लिखती हैं मलिक जी मैं काम के केस में बार में ही कमेंट किया आपने, उसको बधाई नहीं दी शायद, तो मैं सॉरी बोलता हूँ आपसे। दिनेश कुमार जी लिखते हैं भाई टाइम बहुत ख़राब चल रहा है, शुक्रिया। कटवा प्रदीप जी, दिनेश कुमार जी, ये कुछ प्यारे से कमेंट्स करते हैं। सो दोस्तों, ये कुछ बेहतरीन से कमेंट्स आए थे जो कल के दिन आप लोगों ने किए थे। आशा करता हूँ कि आज की जो कहानी है अलग है, डिफरेंट है, पसंद आई होगी। पसंद आई हो तो लाइक करिएगा, दोस्तों और मित्रों के साथ में ज़रूर शेयर करिएगा। बाकी दोस्तों, मिलता हूँ मैं आप लोगों से कल के दिन किसी और स्टोरी के साथ में। जब तक के लिए अपना ख्याल रखें, देश का ख्याल रखें, परिवार के रिश्तों की अहमियत को समझें। जय हिंद, जय भारत।